Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati. And today we are going to discuss about class 10th NCERT in text questions. तो आइए बच्चों, आपको NCERT के जो चैप्टर में पाठगत जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans। हमारे जैसे जितने भी बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त होता है, क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्मों all the cells may not be direct contact with the surrounding environment। मल्टीसेलुलर जो भी जीव होते हैं उनके बॉडी की सारे सेल्स जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती है। ठीक है, दस इसलिए कि सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। ठीक है, इसलिए उसमें सिंपल डिफ्यूजन जो है नहीं हो पाता है उनकी सारी सेल्स में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलाइव मीन्स सजीव, यानी कोई भी वस्तु सजीव है, इसको आप जो है डिसाइड करने के लिए किस माप का आप यूज करेंगे। ठीक है, यानी कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो ये तो आपको मालूम ही है कि एनी विजिबल मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोविंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव आर नॉट। तो जानते हैं कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि जैसे वो वॉकिंग भी करते हैं, ब्रीथिंग भी, ग्रोविंग भी, जनरली ये सब यूज करते ही नहीं करते हैं। तो इसी आधार पे हम सजीव को जो है डिसाइड कर सकते हैं। एंड हाउ आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव मोमेंट्स विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। भाई बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, गति भी करते हैं, और विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते हैं। देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ मालिकुलर मूवमेंट्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूजेज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर नॉट। ठीक है ना, इस तरह से किसी भी मालिकुलर मूवमेंट्स जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा या उसकी, ठीक है ना, यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव ना, इस तरह से हम उसको जो है समझ सकते हैं कि ये जीव सजीव हो सकता है या निर्जीव हो सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी जीव के द्वारा जो रॉ मटेरियल है का यूज किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन डाई और डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मालिक्यूल। जितने भी सब्सटेंस आपको पदार्थ दिख रहे हैं ये सभी कार्बन बेस्ड मालिक्यूल्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड एंड ऑक्सीजन। The raw material required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environment। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं भोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी
जो है रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। भाई जीवन के सुरक्षण के लिए या अनुरक्षण के लिए आप किन प्रोसेस को आवश्यक मानेंगे। भाई लाइफ प्रोसेस तो जानते ही हैं, सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, ये सभी आवश्यक होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात अगर किया जाए तो फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर। ठीक है ना, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर होते हैं। वहीं पे हेटेरोट्रॉफिक ऑब्टेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स दिस फूड ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की सहायता से। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में नो पिगमेंट्स रिक्वायर इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात करें तो फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम होता है, दिन में फूड को प्रिपरेशन किया जाता है। वहीं हेटेरोट्रॉपिक एवरेज में देखें तो फूड कैन बी डिपेंड एट ऑल टाइम। ठीक है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी में सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द हेटेरोट्रॉपिक में देखो को ऑल एनिमल्स फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होते हैं ऑल एनिमल्स और फंजाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या होते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल प्लांट्स कहाँ से प्राप्त करता है। तो द रॉ मटेरियल CO2 इंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। सेकंड देखिए वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट के द्वारा। थर्ड है सनलाइट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चर फूड इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे स्टोमक में एसिड की क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो रोल ऑफ HCl इन आवर स्टोमक में किल्स जर्म प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है ना, एंड मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन होते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से वो सिंपल फूड पार्टिकल्स में उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। दिस सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। भाई इस तरह सिंपल पार्टिकल इजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं आपके ब्लड में और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरी बॉडी के सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। भाई पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे आप डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। भाई आपकी छोटी आंत में बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप विलाई कहते हैं। दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। और यह विलाई क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। Within these villi, many blood vessels are present in absorb the digested food and carry to the blood stream.
और इसी के साथ साथ ये विलाई जो होते हैं, विलाई की वेसल्स, ब्लड वेसल्स डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कर तक ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब्ड फूड द डिलीवर्ड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर भी आप प्रश्न को समझ सकते हैं कि श्वसन के लिए किसके लिए हैं, व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव विथ रिगार्ड ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से लाभदायक है, एडवांटेज है। तो आप बताइएगा कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर दैन दैट इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा जो डिजॉल्व होती है मुक्त रूप से अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर में, वो क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर, भाई उस जो जल में रहने वाले जीव हैं वो टेरेस्ट्रियल जीव की अपेक्षा बहुत फास्टर, बहुत तेज़ी से रिस्पायरेशन करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा सांस लेते हैं। देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव सो वेरियस एडाप्टेशन फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। भाई ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं, प्रोवाइड एनर्जी वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज को फर्स्ट ब्रोकन डाउन किया गया सेल के साइटोप्लाज्म में इनटू द 3 कार्बन मालिक्यूल्स कॉल्ड पायरूवेट में हो गया। अब पायरूवेट फर्दर ब्रोकन डाउन द फॉलोइंग वेज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन मालिक्यूल्स है और वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो गया 3 कार्बन मालिक्यूल्स प्लस एनर्जी पायरूवेट में। अब पायरूवेट में अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में है, जैसे ईस्ट की बात करते हैं तो जो पायरूवेट है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। वहीं पे ये पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो इन आवर मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरूवेट अगर देखें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रियल सेल में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अब आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन और CO2 की परिवहन की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट की। हाँ, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से आप देखिए इसका आंसर को भी आप डिस्क्राइब कीजिए। इस आंसर को डिस्क्राइब करने के लिए हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड गेट्स अटैच टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीथिंग, ठीक है। इट दस फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो दिस ऑक्सीजन ब्लड इज देन
disturbed to all the body cells by the heart after giving away oxygen to the body cells. Blood takes CO2, which is lead product cellular respiration. Now the blood becomes deoxygenated. ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा होता है। हाँ, कि भाई मानव शरीर की जो एल्वियोलाई होती हैं ब्लड सेल्स की वाहिकाओं में, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है वो ऑक्सीजन ले करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और सभी पूरे जो है बॉडी के सेल्स तक ट्रांसफ़र कर देता है। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट had less affinity for CO2, CO2 mainly transported in the dissolve from the deoxygenated blood gives CO2 lungs alveoli and the take place in return। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ आर द लंग डिजाइन द ह्यूमन बींग्स मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई गैसों के विनिमय के लिए मानव के लंग्स में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे डिजाइन करेंगे आप। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोलाई एंड गैस प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई। Thus, alveoli are the site for exchange of gases. The lungs get filled up with air during the process of inhalation as ribs are lifted up and diaphragm is flattened. The air that the rushed inside the lungs fills the numerous alveoli present in the lungs. Each lungs contain 300 to 350 million alveoli. These numerous alveoli increase the surface area for gaseous exchange, making the process of respiration more efficient। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो भैया बताइए कि वाहन तंत्र के घटक क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है ना, और इन घटकों के क्या कार्य होते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि हार्ट का मेन काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है पंप। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट एंड सेंड दिस इम्प्योर बॉडी टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं ब्लड की बात करें तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज। वहीं पे ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। तो आपको बताइए कि एक मैमल्स एंड बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड एंड मैमेलियंस या मैमल्स मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन ए हार्डर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन ए कूलर इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, बहुत से जो गर्म रुधिर वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मैमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, हेंस एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एंड फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड यू कैन प्रोड्यूस एनर्जी एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। दस इज नेसेसरी फॉर देम टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड देन and deoxygenated blood so that their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन प्लांट्स। भैया पादपों में देखा जाए कि जो उच्च या हायर ऑर्गेनाइज प्लांट्स होते हैं ना, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके विषय में बताना है। तो हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल वाया रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। वहीं पे फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम्स अमीनो एसिड एंड फूड के मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। भाई पौधों में पादप और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, किससे जाइलम बना होता, ट्रैकिड्स एंड वेसल से, आप रूट्स। वहीं स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू द फ्रॉम ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेज ऑल पार्ट्स of the plant. Transpiration creates the suction pressure as a result of which water fetched into the xylem cells of the roots. Then there is a steady movements of water from the root xylem to the all plants parts through the interconnected water conducting channels. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। भैया पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम के माध्यम से होता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम इज अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज causing वाटर टू मूव into this pressure move the material in the phloem to the tissue which have the less pressure. This helpful in moving material according to the needs of the plants. For example, for food material such as the glucose transported into the phloem tissue using ATP energy. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर को जो है आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर के 1 to 5 मिलियंस। ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये आपको इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है। और इसको फंक्शन को भी बताना है कि क्या कार्य करते हैं। तो फंक्शन में आप देख सकते हैं कि द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज विच ब्रांचेज इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलस। ठीक है। द वाटर एंड सॉल्यूट ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। और इसके फंक्शन दिया गया है कि इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सम सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट selectively reabsorb and unwanted molecules added in the urine and the filtrate then moves down into the loops of Henle loops where more water absorbed. From here filtrate moves upward into the distal tubules and finally to the collecting duct. Collecting duct collect urine from the main nephron. The urine form in each kidney enters a long tube called ureter. From ureter gets transported to the urinary bladder and then into the urethra. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। भैया उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो प्लांट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सक्रीशन दैन दोज एनिमल्स। दे कैन गेट रिड एक्सेस वाटर ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना। तो अगर आवश्यकता से अधिक वाटर होता है तो उसको ट्रांसपायरेशन के माध्यम से
बाहर कर दिया जाता है। फॉर वेस्ट प्लांट्स आर द फैक्ट आर द मेनी देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड द इवन लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ द लीव्स। पौधों की पत्तियां भी गिर जाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आर द स्टोर सेलुलर वैक्यूल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट में बी द स्टोर इन द लीव्स ऑफ फॉल ऑफ ना, पौधों की पत्तियां गिरती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन रेजिन गम्स स्पेशली ओल्ड जाइलम प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। ये वाटर की अधिकता पे डिपेंड करता है ना। एंड डिजॉल्व ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। सम अदर फैक्टर्स सच एज ए हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे आपके NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है उसकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की PDF भी यहाँ पे समाप्त होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है।